देखो सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन है क्या। सबसे पहले मैंने बोला था जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी कोई चीज पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक है, तो हमने उसका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स के अंदर मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपने लोग। तो सबसे पहले तो यह है कि ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों जरूरी है भाई, मैथ का टॉपिक है, मैथ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो अब हम एक लाइन लिखते हैं और ये लाइन तुम्हें बता देगी कि ये टॉपिक जो है वो क्यों हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। देखो डिफरेंशिएशन क्या है, अब माइंड खोलो जरा अपना और एक चीज पकड़ो, डिफरेंशिएशन है एक तरीके से मैथमेटिक टूल। टूल मतलब समझते हो क्या होता है टूल? देखो यार टूल का मतलब होता है यंत्र, ठीक है, जैसे पेच का एक टूल है, उसके कई सारे काम होते हैं ना, उसी तरीके से ये मैथ के अंदर आने वाला एक टूल है। इससे करेंगे क्या पता है, इसका करेंगे क्या, इसका इससे अपने लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर करके लोग अब जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक मैथमेटिक टूल है और इसका यूज होता है फिजिक्स के अंदर, किसमें पता है। अब हम एक वर्ड लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में यूज होता है कौन, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, एक मैथमेटिक टूल है जो फिजिक्स के अंदर यूज होगा इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में। अब जरा ये समझे कि यार ये जो वर्ड हमने लिखा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन क्या होती है, चले समझे इसको। अच्छा सुनना, जैसे क्या है कि अब हम एक घटना मतलब एक एग्जांपल लेंगे, मतलब सिंपलेस्ट तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे ये बंदा है, ठीक है, लड़का, ये अभी अपने घर पे है, क्लियर, दिमाग खोल लो, हम फिर से बात कर रहे हैं बार बार, ठीक है, और सुनो ध्यान से कि क्या चीज बात हो रही है। ये बंदा जो होता है इसका घर से चलता है, ठीक है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन क्या चीज होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई ये चला, ठीक है, और ये t इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से सिचुएशन स्टार्ट हुई और बंदा चलता है, ठीक है, बंदा जाता है घर से अपने स्कूल पे, सुनते रहना सारी चीजें, कहाँ जाता है, स्कूल गया, क्लियर हो गया, ठीक है भाई ये स्कूल है उसका। घर से जो स्कूल की जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर, सुनते जाओ, ठीक है, 10 किलोमीटर है घर से स्कूल की दूरी। जब वो यहां से चालू किया और यहां तक पहुंचा तब तक टाइम हो गया था 2 घंटे, मतलब सीधा सा है कि उसे 10 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, भाई टाइम चला हुआ ना 0, फिर 60 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे 2 घंटे, 2 घंटे हुए तब वो बंदा स्कूल पे था, ठीक है। ये ध्यान रखो अपने लोग क्या समझ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन क्या चीज होती है फिजिक्स के अंदर, इस कैलकुलेशन को करने में ही यूज होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है, आ जाओ। अब जैसे हमने बोला कि भाई ये 2 घंटे लिए इसने, ये 10 किलोमीटर इसने कवर कर दिया, भाई ठीक है। अब क्या है कि अगर हम तुमसे पूछें, सुनना ध्यान से, अगर हम कहें कि ये मोशन उसका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, सुनते रहना, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं थी, मतलब घर से निकला, ठीक है, वो निकला मान लो 2 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या हुआ कि आगे आया, ट्रैफिक आ गया, रेस्ट पे आ गया, वो 0 हो गई उसकी स्पीड, फिर चला, मतलब फिर आगे बढ़ा, रोड खाली मिल गई, तेज चलने लगा, ठीक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा। तो समझ रहे हो ना, स्पीड उसकी वेरी कर रही है रास्ते में, मानते हो बात, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि ये इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, सुनते रहना, अगर हम तुमसे कहें इस रास्ते में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो तुम कहोगे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस यानी 10 अपॉन टाइम कितना लगा 2, यानी कि एवरेज स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तुमने कैलकुलेट कर दी इजीली, ठीक है। हमने तुमसे पूछा, अब हमने तुमसे पूछा कि ये बताओ उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी। सोचो जरा, क्या एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल है? भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि एक इंस्टेंट पे, मतलब जैसे t इक्वल टू 0 पे वो चलना शुरू किया ना, अगर हम 1 सेकेंड पे नहीं, अगर हम तुमसे कहें कि हमें ये बताओ जब टाइम 15 मिनट था तब उसकी स्पीड क्या थी,
सोचो, क्या ये इससे अलग नहीं है भाई? ये तो चेंज भी हो सकती है। एवरेज स्पीड देखो 5 किलोमीटर पर आवर ही रहना है, लेकिन जो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो तो भाई 0 भी होगी बीच में। मतलब हम ये कहते हैं जब कि हमें ये बताओ कि 5-15 मिनट पे कितनी, हम तुमसे कहते हैं कि 20 सेकंड पे कितनी, हम तुमसे कहते हैं कि मतलब ये बताओ मैं 40 मिनट पे कितनी उसकी, तो वो जो स्पीड आएगी ना, जो हम एक इंस्टेंट पे बोलते हैं कि 40 मिनट पे क्या है, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तुम सोचो, इसका कैलकुलेशन तुम इजी नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। इसका कैलकुलेशन जैसे एवरेज स्पीड तो तुमने कैलकुलेट कर दी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना तुम सोचो खुद से कि सरल होगा कि टफ होगा? टफ होगा ना। वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन से। समझ में आ रहा है? हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि इतने टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, उतने टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी। यही तो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। जबकि एवरेज स्पीड मतलब क्या है कि हम टोटल डिस्टेंस निकालो अपॉन टोटल टाइम कर दो। क्लियर हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये दोनों अलग अलग होते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तुम खुद सोचो भाई, मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है भाई जब वो चलेगा तो 2 किलोमीटर से मतलब शुरुआत की मानते हैं, फिर क्या हुआ कि भाई रुकेगा भी कहीं पे, ट्रैफिक आ गया। जो जनरली जो मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जैसे तुम घर से आते हो सब नॉन यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है? अगर हम तुमसे कहें कि ये मोशन हो जाए यूनिफॉर्म, समझना जरा ध्यान, अगर हम कहें कि ये मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म, अगर ये मोशन यूनिफॉर्म मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी पूरे में, तब इसकी स्पीड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी हो जाएगी नहीं। अगर हम तुमसे यही यूनिफॉर्म कहते हैं तब हम तुमसे पूछने लगे हमें बताओ 15 मिनट में उसकी स्पीड क्या थी, भाई ये थी। हम तुमसे बोल रहे 16 मिनट पे क्या थी, ये थी। कब? जब मोशन कैसा हो। तो अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तब तुम बता पाओगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब बताने के लिए यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। बताओ कुछ मुद्दा समझ में आया? क्या था डिफरेंशिएशन का यूज, क्या है समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में फिजिक्स के अंदर क्या यूज होता है? डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन समझ में आती है एग्जांपल से, ठीक है। मतलब जैसे एक बंदा निकला, ठीक है, और उसने मोशन किया कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म किया होता तो एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती। समझ में आ गया? मतलब भाई 5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है, तो अगर हम तुमसे बोलते चूंकि यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहनी है पूरे रास्ते में, तो अगर हम पूछते 15 मिनट पे बताओ तो तुम इतनी बताओगे। अगर हम बोलते 16 मिनट पे तो तुम इतनी बता दोगे। लेकिन अगर मोशन हो जाए नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज कर रही है, अब चेंज कर रही है तो एवरेज स्पीड तो इतनी है, पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का पता ऐसे नहीं लगा सकते भाई। पता नहीं, क्या पता वो रुक गया हो बीच में, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो गई हो, ठीक है। अगर हम बोल दें T15 पे वो रुका हुआ है, ठीक है, T16 पे फिर से चलना शुरू कर दिया, तो वही तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो वहां पे तुम्हें अगर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करनी है तो तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, तुम्हें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। बताओ यहां तक कुछ दिक्कत? ये हमने पढ़ाया। अब तुम शायद समझ गए होगे कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के अंदर क्या मतलब है। फिजिक्स के अंदर जो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन आएगी ना, कि अगर हम तुमसे कहते हैं कि उस बॉडी का, जैसे ये तो हमने स्पीड की बात कर दी, हम तुमसे कहते हैं कि उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है इतने टाइम पे, हमें बताओ। तुम एवरेज बता दोगे, जो तुम लिखते हो ना फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, जो तुम फॉर्मूला लिखते हो ना डेल्टा बी अपॉन टी, ये होता है एवरेज। ये एवरेज है। ये नहीं बता सकता है कि इतने टाइम पे कितना था, समझ में? मतलब 2 टाइम के बीच का बता देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इतने टाइम के बीच का उसने स्पीड बता दिया इतना, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि उतने टाइम पे क्या है। जैसे हम बोल देते हैं यहीं पे कि अगर हमें बताओ t = 15 मिनट पे कितना एक्सीलरेशन है, तो ये नहीं, तब क्या यूज होगा? इंस्टेंटेनियस यूज होगा डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन क्या है? इंपॉर्टेंस क्लियर हो रहा है धीमे धीमे से? बताओ पहले, ठीक है। तो बट जो हमने बोला था इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन, वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक मैथमेटिक टूल है जो हम यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में। इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन मतलब जैसे अगर हम पूछते तुमसे स्पीड बताओ इतने टाइम पे, t = 15 मिनट पे बताओ, तो वो जो स्पीड होगी वो तुम इसकी हेल्प से बता सकते हो, नॉर्मली नहीं बता पाओगे जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा हो। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब आ जाओ कि ये होता क्या। अभी हमने ये पढ़ लिया कि देखो वही चीजें, 3 क्वेश्चन होते हैं, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है क्लियर हो चुका है। देखो इसमें पढ़ना क्या है, दूसरी चीज
समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का यूज? आ जाओ देखो, अब इसमें देखो सबसे पहले इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक वर्ड से, और वो वर्ड है कांस्टेंट। क्या होते हैं कांस्टेंट्स? क्या होते हैं कांस्टेंट्स? देखो, अगर किसी भी चीज की वैल्यू फिक्स है, या हम कह सकते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज क्या, उसको क्या बोलोगे? कांस्टेंट। अगर हम देखो, सुनते जाना, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, मैथ की बात करें, मैथ के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 पाई, पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, ठीक है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? अगर हम तुमसे कहें साइन 30, ये क्या है भाई? साइन 30 की वैल्यू फिक्स है 1/2, तो कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है ना, मैथ के अंदर कांस्टेंट ये चीज होती है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर अगर बात करें, फिजिक्स के भी अंदर चीज वही है कि जैसे क्या है कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सुनना, एक ऑब्जेक्ट का मास ये m, सुनता, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। अगर इसका मास वेरी नहीं कर रहा, वेरी मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा ही है, टाइम के साथ देख लो या किसी की भी साथ देख लो, इस बॉडी का मास इतना ही है, या हम कहें कि मतलब फिक्स है, तो इसका मतलब इस बॉडी का मास कैसा है? कांस्टेंट। क्लियर? बोलो पहले। यस। फिजिक्स के अंदर समझ में आ रहा है कि जैसे अगर हम बोले कि कोई एक मार्कर है, ये इसका मास, ठीक है, कुछ है और वो बदल नहीं रहा है, हमने इस टाइम पे देखा तो है, कुछ और टाइम पे देखा तब भी उतना ही है, मतलब उसका जो मास है वो फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रहा है, तो मतलब वो क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर हम तुमसे कहें कि एक और देखो, अगर ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाना स्टार्ट करी, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाई हमने 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ब्लॉक आगे बढ़ा, हमने माना, और हमने कंटिन्यू उस पे 2 ही न्यूटन की फोर्स लगाई, कंटिन्यू। इसका मतलब है कि इस बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका क्या है कि उसकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स है तो मतलब फोर्स क्या है? मतलब समझ में आया कुछ? फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट और मैथ के अंदर ये 1 2 3 पाई ये सब कांस्टेंट होते हैं, मतलब हर वो चीज जिसकी वैल्यू फिक्स है और चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होती है। मैथ के अंदर 1 2 3 पाई, साइन 30, साइन 45, ये सब क्या है? कांस्टेंट। और अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जैसे मेरे पास कोई भी चीज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका मास हम देखें, और इसका मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो टाइम के साथ में या किसी और चीज के साथ में। भाई टाइम के साथ में भी चेंज नहीं हो रहा है, या डिस्टेंस के साथ में बोल दो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका मास फिक्स है, तो वो क्या, उसका मास उस टाइम पे कैसा है? कांस्टेंट। अगर हम कहें कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे हम 2 न्यूटन का फोर्स, जैसे ये मेरे पास ये मार्कर है, इस पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और कंटिन्यू ये आगे बढ़ रहा है, हम 2 ही न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इस ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो भी क्या है? समझ में आ गया? अच्छा, अब आ जाओ दूसरा टर्म, वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है? देखो, वेरिएबल मतलब सीधा सा है कि अगर किसी चीज की वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसका मतलब वो चीज कहती है वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ के अंदर अगर हम देखें तो मैथ के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड, अच्छा ये बताओ इनकी क्या वैल्यू कुछ फिक्स होती है? एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसी वाई जेड, ये मैथ के अंदर क्या है? वेरिएबल्स। अच्छा, फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, जैसे क्या होता है कि रॉकेट का एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो जैसे ये रॉकेट होता है, क्लियर, तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मास घटता है। क्यों घटता है पता है? भाई इसके अंदर फ्यूल भरा होगा, फ्यूल जलेगा तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा, और फ्यूल जब जलेगा तो मतलब फ्यूल खत्म हो रहा है, मतलब उसका मास घट रहा है। तो सोचो तुम, इस बार क्या है कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो मास है वो घट रहा है, मतलब
मास की वैल्यू चेंज कर रही है, मास की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब इसका मास कैसा है, वेरिएबल। क्लियर, समझ में आया? अगर हम यहीं पे एग्जांपल लें कि जैसे मेरे पास क्या है कि एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे हमने जो था फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और फोर्स अप्लाई किया, पहले हमने शुरू में लगाया 2 न्यूटन, सुनना ठीक है, पहले हमने छोटा फोर्स लगाया, ब्लॉक आगे चल रहा है। अब हमने क्या किया कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमने पहले करा 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन। अब इस केस में क्या है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल है ना, फोर्स वेरी कर रही है। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हो गई। कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वो चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स है यानी चेंज नहीं होती है, ठीक है, और वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है यानी चेंज होती है। मैथ के अंदर अगर बताएं तो 1 2 3 पाई साइन 30 साइन 45 ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। फिजिक्स के अंदर क्या है कि अगर जैसे मास है और उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाए, ठीक है, वो चेंज ना करे ना तो टाइम के साथ में, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े वो चेंज ना हो। अच्छा, टाइम जो होता है वो वेरिएबल में ही रहेगा, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता है ना भाई, 1 2 3 4 ऐसे तो चलता है, टाइम कभी फिक्स थोड़ी होता है। तो टाइम तो वेरिएबल है लेकिन टाइम के साथ में मास वेरी नहीं कर रहा है ना, तो मास यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। और फोर्स अगर हम यहाँ पे 2 ही न्यूटन अप्लाई करते जाएंगे तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं कि अगर वैल्यू फिक्स नहीं है किसी चीज की, वो चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड हो गया मैथ के अंदर। और फिजिक्स के अंदर जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो तो जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ रहा है फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्स भी क्या है, वेरिएबल, यानी फोर्स वेरी कर रही है किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है फोर्स वेरी हो रही है। समझ में आ रहा है? वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गए क्या होते हैं? आगे चलें, आ जाओ। अब दिमाग खराब होने लगेगा तुम लोगों का, क्योंकि अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट हो जाते हैं तो एक तीसरी चीज आती है, फंक्शन। फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन? देखो वेन, सुनना ध्यान से, अब फोकस करना स्टार्ट कर दो, अब चीजें दिमाग से बाहर जाने लगेंगी। वेन टू वेरिएबल्स, वेन टू वेरिएबल्स रिलेट, जब 2 वेरिएबल रिलेट करते हैं, रिलेट मतलब होता है कि संबंध बनाते हैं, ठीक है, अभी दिखाते हैं हम तुम्हें। तो क्या इसका फॉर्मेशन होता है, फंक्शन का। देखो तुम मानते हो कि एक्स वाई जेड सब वेरिएबल है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखो, अगर हम लिखें, सुनना ध्यान से, अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ने रिलेशन बनाया, तो ये चीज क्या बनी, फंक्शन। समझ में आया? y भी एक वेरिएबल है, y की भी वैल्यू फिक्स नहीं है, y भी चेंज होता है, x की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, x भी चेंज होता है, दोनों वेरिएबल है, दोनों ने जब आपस में रिलेशन किया तो क्या बनता है, फंक्शन। अच्छा ये बताना, अगर हम कहें, और ये कई बहुत तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा क्या रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का हो सकता है क्या, y इज इक्वल टू एक्स नहीं हो सकता, ये भी तो फंक्शन है ना। अच्छा अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्या ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है। अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है, सारे फंक्शन है। फंक्शन क्या y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कैसे हो जाएगा, हमने बोला 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या रिलेट कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? जब 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेट करेंगे तब फॉर्मेशन होता है फंक्शन का। समझ में आया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स बाई 3, भाई y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, रिलेट कर गया, फंक्शन बन गया। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो गया? ये सारे क्या है, फंक्शन। इतना चीज समझ में आती है? अब आ जाओ जरा, अब कहानी धीरे धीरे टफ होती जाएगी। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानते हो, ये क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है। जब 2 वेरिएबल्स रिलेट कर लिए फंक्शन। अच्छा होता क्या, यहाँ पे जब भी फंक्शन बनता है, ठीक है, तो जो RHS होती है, ये इसकी RHS है, और ये जो होता है वो होता है, ये मानते हो कि ये दोनों वेरिएबल हैं, y और x दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। तो जो RHS की तरफ लिखा होता है वो होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सुनना, अभी बताएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या। देखो
और जो LHS की तरफ लिखा होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सुनना, देखो क्या होता है। अच्छा देखो, दोनों वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है, ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू चेंज होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बिना किसी पे डिपेंड हुए। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बिना किसी पे डिपेंड हुए, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है इस पे डिपेंड हुए। समझ में आ गया? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, सुनना, अगर हम इसी को ऐसा लिख दें, इसी वाले फंक्शन को अगर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रूट वाई। बताओ मैं जरा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? देखो, जब हमने इसको ऐसा कर दिया ना, तो इस बार LHS ही हो गया, RHS ही हो गया। तो इस बार मतलब अगर हम पूछे तुमसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो समझ में आ गया? लिखने के तरीके पे डिपेंड कर रहा है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट। क्लियर? जो RHS में आएगा वो इंडिपेंडेंट है, जो LHS में आएगा वो डिपेंडेंट है। मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी बिना किसी पे डिपेंड हुए, और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू चेंज करेगी, वेरी करेगी इस पे डिपेंड होके। समझ में आए? देखो कैसे, आओ दिखा देते हैं। देखो देखो, जैसे हमने बोला कि मानो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर x की वैल्यू 1 कर दें तो y की वैल्यू, तुम कितनी जल्दी बोलते हैं, 2 कर दें। x की वैल्यू देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू पे डिपेंड होके ही y की वैल्यू चेंज हो रही है। हम ये बताने की कोशिश करते हैं, अगर हम तुमसे कहते हैं x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3। समझ में आ गया? y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट। मतलब x की वैल्यू वेरी करेगी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड हुए, जबकि y की वैल्यू मतलब वेरी करेगी x पे डिपेंड होके। समझ में आ गया? अच्छा, अब आओ जरा, अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। पहले समझा अपने लोगों ने कांस्टेंट क्या होता है, फिर समझा अपने लोगों ने वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर आपने सोचा फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इतने में कोई दिक्कत नहीं है? चलो आ जाओ, समझ में आ गया फंक्शन? आ जाओ। अच्छा, अब आ जाओ डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देखो डिफरेंशिएशन क्या है। अब स्टार्ट हो रहा है असल में चैप्टर। अभी तक हमने ये पढ़ाया था, जो ये चीज सबसे पहले हमने पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। तो हमने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन यूज होता है फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में। समझ में आ गया? कि अगर हम तुमसे पूछ दें कि इतने टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, तो वो तुम यू निकाल पाओगे डिफरेंशिएशन। कैसे निकालेंगे वो हम मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम कहें तुमसे कि जैसे सबसे पहले कांस्टेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये इतने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज। सुनते जाना, रेट ऑफ चेंज। जब हम ये चीज लिखा करें तो फोकस किया करो। रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, सुनते रहना, इन वैल्यू ऑफ वाई with respect to change in value of x। इस वाली इसके लिए लिख रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? जब y कैसा है, डिपेंडेंट है, और x कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तब रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, मतलब x की वैल्यू में चेंज होने के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। देखो y है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x है तुम्हारा इंडिपेंडेंट, मतलब x वेरी करेगा इंडिपेंडेंटली, वो किसी पे डिपेंड होके, लेकिन y वेरी करेगा x पे डिपेंड होके। क्लियर मानते हो? और हम कहते हैं कि y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, देखें x की वैल्यू में चेंज के। तो वही इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं पता है? और एक चीज और, जो चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब समझते? देखो ऐसा सुनो, देखो इधर पे आओ जरा, इधर पे आओ। हमने तुमसे बोला कि भाई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मानते हो? एक फंक्शन। हमने तुमसे बोला कि भाई एक ऐसे लेते हैं कि मतलब y 1 इज इक्वल टू 1
ठीक है, मतलब पहले हमने, अरे ऐसे सुनो, x की वैल्यू हमने पहले 1 ली, ठीक है, सुनना, x की वैल्यू हमने 1 ली। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, मानते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने पता क्या करा, हमने किया इस बार जब हम वो ऊपर दिखा रहे थे तो हम x2 करेंगे। अच्छा रुकना, अगर हम x की वैल्यू 2 कर दें तो y कितना हो जाएगा 4। ये जो चेंज हुआ ना, अगर हम चेंज इन x की बात करें, चेंज इन x की बात करें, मतलब x2 माइनस x1, तो ये बड़ा है, तो हम इसको दिखाते हैं डेल्टा से। समझ में आ रहा है, समझ में आया। अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे भी देखो तो y की वैल्यू में चेंज हो रहा है, वो भी काफी बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो y2 माइनस y1, देखो यहाँ पे कितना है 3 है ना, और ये भी काफी बड़ा है, तो डेल्टा। लेकिन जब ये चेंज बहुत स्मॉल हो, चेंज स्मॉल का मतलब पता क्या, सुनना जरा ध्यान में, चेंज मतलब स्मॉल का मतलब ये, जैसे क्या है कि y इज इक्वल्स टू तुम्हारा x स्क्वायर है, और तुमने पहले लिया x1 को लिया 1, तो y1 कितना हो गया 1, लेकिन तुमने x2 ले लिया 1.0005। बताओ ये जो चेंज हुआ x की वैल्यू में, ये छोटा है कि बड़ा, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि x2 माइनस x1 लगभग 0 हो जाए। देखो x2 माइनस x1 करोगे लगभग ये 0 हो जाएगा ना, तभी हम इसको लिखते हैं dx। समझ में आया, चेंज जो है वो बहुत छोटा हो, x की वैल्यू में जो बहुत छोटा चेंज होगा, तो जो x की वैल्यू पे डिपेंड होगी y की वैल्यू चेंज होगी, तो y की वैल्यू में भी चेंज बहुत छोटा रहेगा, तो वहां पे भी क्या होगा, लगभग y2 माइनस y1 जो होगा टेंड्स टू 0। मतलब इसको बोलेंगे हम, जब कुछ इस तरीके का चेंज हो तब रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x क्या होता है। मतलब अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं dy ओवर dx। किसका, डी डिफरेंशिएशन ही होता है, डिफरेंशिएशन डी नहीं है, ये चीज डी है पूरी, डी वाई डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या, डी मतलब स्मॉल के लिए लगा रहे हैं वो, हमने डिफरेंस यहाँ पे जो डी है उसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, डी का मतलब होता है कि चेंज जो है वो बहुत छोटा है, डेल्टा जो होता है उसका मतलब होता है चेंज बहुत बड़ा है। समझ में आया था ना, अगर हमने बोला था जैसे y की वैल्यू x1 है तो y1 आ गई, अगर हम यहाँ पे ले लेते x2 की वैल्यू लेते थे 2, तो y2 कितना हो जाता 4 हो जाता, y2 4 हो जाता ना। तो ये जो चेंज होता है इन वैल्यू में x1 और x2 में और y1 और y2 में, ये काफी ज्यादा है, तो उसको लिखते हैं डेल्टा से। लेकिन जब हमने बोला था ना कि चेंज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब था ना x1 है और x2 हमने कितना लिया 1.005, और इस पे ही डिपेंड होके y की वैल्यू भी वेरी करेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो जो उसमें जो वैल्यू में चेंज आएगा वो भी बहुत स्मॉल है। भाई जब तुमने x की वैल्यू पे डिपेंड होके y की वैल्यू चेंज हो रही है, और x की वैल्यू में चेंज है बहुत छोटा, तो y की वैल्यू में चेंज हो गया लगभग 0 होते हैं ये, तो उसको बोलते हैं dy। और तब जब ये चेंज बहुत छोटा हो, सुनते रहे ना, डिफरेंशिएशन डी नहीं है, जब ये चेंज बहुत छोटा हो तो x की वैल्यू में चेंज होने के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, यानी ये मतलब अगर x की वैल्यू में यूनिट चेंज हो तो y की वैल्यू किस तरीके में कितना चेंज हुआ, ये जो चीज होती है यही होता है डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। और ये तब है फॉर्मूला जब y तुम्हारा कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x है इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है, क्या इतना नहीं होता है अभी, चलो अभी आगे फॉर्मूले कहां गए, अभी तो मैंने वो दिया कि होता क्या है ये। समझ में आया, ये चीज समझ में आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। सुनो, रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अच्छा तुमने वो पढ़ा है एक्सीलरेशन, क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वहां पे क्या लिखते हो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो, BYT लिखते हो ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कुछ वही है। ये देखो रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y, ये मतलब वहां पे डेल्टा, और वहां पे भी तुम्हें पढ़ाएंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं होता डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, dv अपॉन dt भी होता है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ा हो तो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का होता है, और तभी तो ये जो चीज होती है इसका यूज होता है इंस्टेंटेनियस फाइंड करने में कैलकुलेशन में, जब वो मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से। अभी हमने तुम्हें ये बोला कि शायद तुम्हें ये समझ में ना आ रहा हो कि रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x dy ओवर dx कैसे हो गया, तो हमने तुम्हें बताया जैसे तुम एक्सेलरेशन पढ़ते हो ना कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो तुम, डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखते हो,
ऐसे ये भी है dy बार dx। अंतर इतना है कि जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा छोटा है, तो dy क्या डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा तब लिखेंगे जब चेंज ज्यादा हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जैसे हमने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया था कि अगर x1 लेते हैं हम 1 और x2 ले लें 2, सुनो x1 ले लेते हैं 1 और x2 ले लें 2, तो y1 1 होगा और y2 4। तो यहाँ पे चेंज बड़े बड़े हैं ना, जब इतना चेंज हो कि इसमें से ये घटाएं और ये लगभग लगभग 0 आने लगे, तब इसका यूज करते हैं, किसका, d शब्द। दोनों का मतलब चेंज ही है, d का भी मतलब चेंज ही है और डेल्टा का भी मतलब चेंज ही है। डेल्टा मतलब बड़ा डिफरेंस और d मतलब छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि x2 माइनस x1 लगभग लगभग 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया, इतना हो गया क्लियर। ये समझ में आ गया कि ये dy ओवर dx कैसे हो गए, dy अपॉन dx कैसे हो गई है भाई, रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद, जैसे एक्सेलरेशन लिखते हो ना, डेल्टा लिखते हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम नीचे आ जाता है, वो लिखना सिखाएंगे वहां पे, लेकिन अभी समझ लो ये होता है डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। ठीक है, कब, जब y हो तुम्हारा डिपेंडेंट और x हो तुम्हारा इंडिपेंडेंट। कुछ नोट करोगे, नोट करोगे, आ जाओ। अब शांति से, अब फार्मूले आ रहे हैं, ठीक है। देखना, अगर हम लिखें, देखो हमने फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्या मानते हो ये फंक्शन है, मानते हो फंक्शन है। भाई फंक्शन कब बनता है, जब दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम तुमसे कहें इसके लिए हमें ये बताओ dy ओवर dx क्या है, इसके लिए अगर बताएं तो क्या आएगा। देखो सुनो, dy ओवर dx होता क्या है, x की वैल्यू में चेंज होने के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। क्या यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो रही है, भाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब dy ओवर dx क्या हो गया, समझ में आ गया भाई। dy होता है चेंज, और चेंज यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो फिर तो 0 हो गया ना, समझ में आ गया। dy ओवर dx बार बार हम बोलेंगे क्या है, की वैल्यू में चेंज होने के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, यही होता है डिफरेंशिएशन। और जब फंक्शन कुछ इस तरीके, फंक्शन मतलब ऐसे लिख देते हैं, जब कुछ इस तरीके की हो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो dy ओवर dx क्या होता है, 0, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा सुनना, दूसरा फंक्शन देखो, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, सुनते जाओ भाई, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। देखो सुनना, एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x क्यूब, ये सारे क्या है, फंक्शन है ना, x टू द पावर n, मतलब इसी टाइप के फंक्शन है सारे, है जो हम लिखते जा रहे हैं। हम लिखते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट x, क्या ये भी इसी टाइप का फंक्शन है, नहीं है, जहां पर मारेंगे मैथ के हो। y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2, और 1/2 मतलब इसी टाइप का तो हो गया नहीं हो गया, मानते हो। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर 4, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, क्या ये भी इसी तरीके का फंक्शन है ना। x ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -2। अब सुनना, जब भी ये हो y इज इक्वल टू x टू द पावर n हो, तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, निकालने का जो फॉर्मूला है, dy ओवर dx इज इक्वल टू n x n माइनस 1। समझ में आया, मतलब n जो पावर है उसकी, उसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और फिर क्या किया, इसकी पावर में से एक हटाया, मतलब समझना, जैसे हमने पहला उठाया y इज इक्वल टू x, जो फंक्शन है वो इसी टाइप का तो है। जब भी y इज इक्वल टू एक्स एन टाइप का हो तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। उसका अगर हम तुमसे पूछे डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, ये चीज अगर हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे nx n माइनस 1। क्लियर हो गया, कैसे, देखो y की पावर x है, हम तुमसे कहें कि dy ओवर dx निकालो, ये पता करो, क्या करोगे, एक पावर इधर आएगी और फिर जो पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ सही बोल रहा है, 1 ही तो आएगा यहाँ, x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर 0 मतलब 1 आ गया। समझ में आ रहा है। अच्छा सुनना, अब निकालते जाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx, 2x आएगा, कैसे भाई, 2 इधर आएगा, ठीक है, n x
फिर n-1 यानी कि 2x समझ में? देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है। और किस तरीके के फंक्शन के लिए निकालने का है, x y = x to the power n। अभी सबके फंक्शन अलग अलग चेंज होते जाएंगे। तो अच्छा सुनना, अगर हम तुमसे कहें कि हमें निकाल के बताओ y = 1/x, इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ, dy/dx = कितना, तो कितना आएगा? अरे ऐसे करो ना, ये ऊपर गया तो ये क्या बन गया, x की पावर -1। अब -1 को आगे लाए, x -1 में से 1 माइनस कर दिया। यही तो कर रहे थे, n माइनस करके देख लो। हाँ ऐसे मत करो। -1 x to the power -2 यानी कि -1/x। समझ में आ गया इसका डिफरेंशिएशन? लिखो पहले, ये बहुत नहीं है, 1-2 नहीं है जो ऐसे तुम करते चले जाए, याद होते चले जाएंगे। पहले क्या करो, अभी हमने तुम्हें सिर्फ 2 बताए हैं, सुनो 2 ही बताए हैं, ये तो उसके एग्जाम्पल हैं। इतने देखो ना कितने सारे फंक्शन के तुम निकालना सीख गए सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल से, डिफरेंशिएशन। इसका निकालो, y = √x का, y = √x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, यानी dy/dx इसका क्या होगा? कितना होगा? 1/2 √x। ये होगा इसका, है ये याद भी हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। पहले तरीका सीखो, पहले एक ट्रिक और बताते हैं। तरीका आ गया, y = x to the power n का होता है nx n-1। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे y = x³ का तो कितना आएगा? 3x²। अगर y = x to the power 5 का 5x4। कितना सिंपल है, y = 1/x5 का 1/x की पावर 5। x की पावर 6 -6 नहीं, x की पावर 6। अभी एक ट्रिक बताएंगे उससे, ये तरीके के जो 1/, वाले हैं ना, पहले ये फॉर्मूला मेन यही है, y = x to the power n मतलब nx n-1। नोट हो गया? अब हम बताते जा रहे हैं और तुम लोग निकाल के दिखाते जाओ। चले निकालें? देखो सुनो, सबसे पहले अपने लोगों ने सीखा y = कांस्टेंट, इसका dy/dx क्या हो गया? 0। अगर हम कहते हैं y = x to the power n टाइप का कोई फंक्शन है, मतलब देखो ये सारे फंक्शन जो हमने लिखे थे ना, y = x को लिखा था, y = x² लिख दिया, y = हमने x³ लिख दिया, y = हमने 1/x लिख दिया, y = हमने 1/x² लिख दिया, y = हमने क्या लिख दिया? √x लिख दिया। ये सारे इसके सारे जो फंक्शन हैं वो इसी टाइप के हैं। सुन लो भाई, इसी टाइप के हैं, समझ में आ गया? अच्छा रुकना, अब सुनो, जैसे क्या है कि अगर हमने तुमसे पूछा y, ये तो सारे हो जाएंगे एक ही बार में, y = x करोगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन बनाएगा ना, 1 इधर आया और 1 - 1 0 हो गया, तो x 0 हो गया यानी 1। y = x² का 2x आएगा ना, 2 आगे आएगा, x n-1 करोगे 2 - 1 2x। y = x³ का, क्लियर हो गया? अच्छा अब आता है y = 1/x का। देखो इसकी एक ट्रिक याद रखो, जब भी ऐसे आए ना फंक्शन 1/x, तो देखो मेन तरीका वही है कि इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, फिर -1 × x × -1 - 1, तो -1x × -2, तो -1/x²। ऐसे तो निकालोगे। एक ट्रिक और इसकी लोग बता देते हैं, जो ट्रिक ऐसी बनाई हुई है रैंडम, ऐसी कुछ खास नहीं है। देखो इसका निकालना हो तो वो होता है, क्या करो, ऐसा करो कि जितनी इसकी पावर हो x की, सुनो
आने दो, जितनी x की पावर हो, ठीक है, पहले माइनस लगाओ, जितनी x की पावर हो उतना चढ़ाओ और अपॉन नीचे एक पावर बढ़ा दो। समझ में आ गया? दूसरा अगर हम दे दें y अपॉन x की पावर 6, कैसे करोगे? इसका निकालना है, माइनस लगाओ 6 अपॉन x की पावर 7 क्लियर, करके देख लो, यही आंसर आना है, ठीक है। और जो राइट मेथड है वो ये dy over dx is equals to n x n minus 1, क्या नहीं -6 कहाँ था मेरे को भाई। देखो ऐसे आ गया, देखो ना, y इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर -6 होगा, तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy over dx का, तो इसको लेके आओगे -6 x -7, भाई -6 में से फिर एक घटता है तो -1, तो देखो ना -6 अपॉन क्या आ जाएगा, x टू द पावर 7। समझ में आया ये तरीका? और रूट में क्या होता है, अगर इसका निकाला गया 1/2 रूट x, इसका याद हो जाए, नहीं हो जाए तो निकाल इसका भी सकते हो ना, y इज इक्वल टू, इसको लिखो 1/2 और फिर क्या करो, 1/2 को आगे लाओ, x 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 और x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2, और -1/2 उसको नीचे लाओगे तो 1/2 रूट हो गया। तो अभी तो तुमने बहुत छोटी चीज सीख ली, दो चीजें, दो बोलो तो दो टाइप के सीखा, लेकिन फंक्शन देखो कितने सारे कवर हो गए हैं। अभी देखते जाओ, अभी आओ, अरे आते जाओ यार, पहले ये हो गया। अब देखो तीसरा, देखो y इज इक्वल टू c x टू द पावर n, c यहाँ पे है एक कांस्टेंट। सुनना, देखो किस तरीके के, जैसे हम तुमसे कहें, एग्जांपल देखो, जैसे हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू 2x, जैसे हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, है बोल रहे ना, y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n। अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू हाफ x टू द पावर 5, अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू हाफ रूट x, तो ये सब किस टाइप के फंक्शन है इस टाइप के। अब देखो इसको सॉल्व करें, इसमें देखो कुछ नहीं है, जब हम इसका dy ओवर dx निकालेंगे तो जो c यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, c को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ठीक है, c ऐसे का ऐसे ही रह रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n आगे आएगा, x n माइनस 1 हो गया। तो ये फार्मूला कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना तुम्हें आ गया है, कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ, जैसे तुम्हें इसका निकालना है y इज इक्वल टू 2x का, तो y इज इक्वल टू 2 को जब तुम dy ओवर dx निकालोगे तो 2 ऐसा का ऐसे ही रहने दो, और x को डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर आता है 1, तो इसका हो गया 2। समझ में आ गया? अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो dy ओवर dx जब निकालोगे तो जो यहाँ पे 2 है ना, कांस्टेंट को छेड़ना ही नहीं है तुम्हें, कांस्टेंट वैसा का वैसे ही रहने दो, और x स्क्वायर को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा ना, 2 आगे आएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि x, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कांस्टेंट को टच ही नहीं करना है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही छोड़ना है और आंसर आना है। नोट करो, और ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ये तीसरा हो गया, तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप देखो, टाइम मत देखो, तुम्हें बैठ के सुनना ही तो है, सुन लो, आ जाओ। अरे यार, तो समझ में नहीं आ रहा क्या? अब और करें, चले, अब अलग अलग टाइप के देखें। देखो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तुम्हारी धड़कनें बढ़ेंगी, log x, ये भाई प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं नहीं नहीं, इसके बाद नहीं, अभी तरीका सीख लो, लॉग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। देखो अभी भी ये एक वेरिएबल है, सुनो पहले, फंक्शन है कि नहीं है, ये है, मानते हो भाई? देखो दोनों x तो वेरिएबल है ना, y भी वेरिएबल है, दोनों फंक्शन है। अच्छा सुनना एक चीज ध्यान, अगर हम इसमें कहें कि हमें पता, अच्छा जब भी लॉग में एक चीज ध्यान रखो, जब हम तुम्हें कोई भी बेस, देखो लॉग के साथ में कोई बेस लिख के ना दें, तो मान के चलो यहाँ पे बेस है e, अभी ऐसे मान के चलो e है, इसको पढ़ते हैं ln, इसको हम ये भी log e x को लिख सकते हैं हम ln x। ये अभी हम पढ़ेंगे
जब हम लॉग पढ़ेंगे, इसको छोड़ो, मतलब जब कुछ भी नहीं है तो ई, समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 1/x। समझ में आया, क्लियर हुआ कुछ। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का कितना है, dy/dx क्या है, 1/x। अभी दिखाएंगे ये कैसे हम यूज करेंगे इन सबको। क्या इसका क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, समझ में आ गया। इतना नोट करो जल्दी जल्दी। चले, अच्छा सुनना, पांचवा सुनना, क्या एक्स स्क्वायर कर दोगे तो अभी वो भी सिखाएंगे। अभी इतना सुनो, लॉग ई एक्स है, वो चैन रूल से होगा, पहले सुनो लॉग ई एक्स है, ठीक है। अभी और ये डिफरेंशिएशन, तभी तो कह रहे हैं बहुत मतलब ज्यादा चीजें हैं। जैसे तुम ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर, ये चीज बोल रहे हो ना, ये अभी सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चुप, चले अगला सुन, देखो अगर हम यहीं पे लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x, चीज बदल गई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लॉग ई एक्स और लॉग 10x। सुनना, अब देखो रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या होता है, लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, लॉग ई एक्स के और लॉग बेस 10x के। सुनना, यानी कि अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये नहीं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स अपॉन 2.303 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, मानते हो, इसकी जगह पे इस रिलेशन से। अब सुनना y, अब ये तो देखो ये बिल्कुल वही हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को टच ही नहीं करना, यानी 1/2.303 तो ऐसे एज इट इज आ गया बाहर, बचा सिर्फ ये है लॉग ई एक्स। लॉग ई एक्स का कितना होता है 1/x, यानी कि इंटू 1/x। ये आ गया किसका, y इज इक्वल टू log x tan x का। मतलब ये याद रखो और ये याद रखो, ये निकाल लोगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग नहीं होना शुरू हुआ, अभी और हो जाएगा। नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उसे मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनका हो गया है उन्हें मैं अंश से पूछो अंश हो गया जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, उन लोगों का हो जाएगा। है तुम्हारा हुआ, अभी नहीं हुआ ना। अभी जब हम सब पढ़ाएंगे ना एक्स स्क्वायर का कैसे निकालें या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का कैसे निकालें, तब चीजें मिक्सिंग। अभी तो बहुत सिंपल 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 सिंपल। क्या, हाँ ये बहुत पढ़ोगे, केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें एक फॉर्मूला ये इससे आएगा, लॉग ई टू दी पावर एक्स, लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x। ठीक है, समझ में आ गया। लॉग में अगर कोई बेस अगर हम ऐसे लिखने हैं ना तो समझ लेना कि ई की बात हो रही है। जब भी हम लॉग 10 लिखेंगे ना तो हम पूरा लिखेंगे, क्लियर, समझ रहे हो। क्या क्या लॉग 20 आ गया, इन्हें बता कहाँ पे लॉग बेस 10 रहता है। अभी जब लॉग पढ़ाएंगे अभी समझ जाओ, अभी सिर्फ ऐसे ध्यान रखो, लॉग होता है एक बेस होता है 10। टाइम मत देखो आज, टाइम मत देखो, भले आज मैथ की कोचिंग मत करो, हमें नहीं मालूम, मैथ ही पढ़ा रहे हैं, उधर पे जाके प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हें। 11th पे जब पढ़ोगे ना चैप्टर, टीचर ये समझा ही नहीं पाता। मैथ वाले बच्चे मेरे साथ जितने पढ़े हुए हैं उनसे पूछते होगे तुम कि ये मतलब वो ये तो कर देंगे y इज इक्वल टू x टू द पावर, उनसे कह दोगे जी करोगे कहाँ यूज करोगे जी y इज इक्वल टू x टू द पावर, पता ही नहीं, कर रहे हैं बस, y वेरिएबल है x वेरिएबल है, dy/dx का फॉर्मूला आता है, कर दिया, ये जान ही नहीं। लेकिन फिजिक्स वाले बच्चे ये कर भी रहे हैं और प्लस अप्लाई भी करेंगे अभी, तो वो समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। समझ में आ गया। चले चलो अब आ जाओ जरा, सुनो, छठा लिखे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी वेरिएबल है ना दोनों। साइन 30 लिख देते तो कांस्टेंट हो जाता, तो dy/dx 0 हो जाता, मानते हो। अगर हम साइन 30 लिख दें यहाँ पे तो dy/dx क्या होगा,
जीरो, क्योंकि बाई कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा अब सुनना, अगर हम यहाँ पे लिखे बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। लिख लो, याद नहीं होंगे निर्णय हैं, एक दो तो नहीं है जो ऐसे निपट जाएंगे। चले, दिमाग खराब हो रहा है, मेरा हो गया था, मैं पहली बार में समझ में ही नहीं आया था कि ये है क्या चीज। आ जाओ, अगला लिखें सातवां, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका dy ओवर dx हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इतना हो जाता है। देखो जब भी यहाँ पे सी आए ना तो माइनस आए, हर सी वाले टर्म में माइनस आएगा, अभी तुम्हें दिखा देंगे हम। चलो का भी होगा कि सबका है। तीसरा देखो, अगला कितना है, आठवां, y इज इक्वल टू टेन एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये याद होने चाहिए कल सारे, ये सारे फार्मूले, ये सब फार्मूले ही तो थे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n x n माइनस वन, y इक्वल टू 3 टू द पावर x पावर n, कांस्टेंट को टच नहीं करेंगे। आ जाओ, अरे टाइम की थी तैसी, y इक्वल टू 10x, सुनो 10x क्या हो जाएगा, dy ओवर dx sec स्क्वायर x। अच्छा सुनना, अगर हम बोले y इज इक्वल टू cot x, अब देखो c वाला टर्म आ गया यानी माइनस आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। लिखते जाओ, हो गया। चले, x देखो है, इन सबके प्रूफ मिलते हैं मैथ में। मैथ में ये जो फॉर्मूला हमने लिख दिया ना, dy ओवर dx इज इक्वल टू nx n माइनस वन, मैथ में इसका प्रूफ भी पढ़ाएंगे वो तुम्हें। तब तो हम कह रहे थे वो तो चैप्टर और पढ़ाओ, अगर जो टीचर प्रूफ पढ़ाएगा वो मतलब सही है, जो नहीं पढ़ाएगा वो टीचर ही सही नहीं है। तुम्हें पढ़ाए थे प्रूफ, उनने किसी ने पढ़ाए थे, तो टीचर थोड़े बहुत सही होंगे क्योंकि समझ में आए थे। क्या होता है आ जाओ, सुनो सुनो, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू cot x, sin x, cos x, बचे क्या क्या है, y इज इक्वल टू sec x। सुनते जाओ, y इज इक्वल टू sec x के लिए dy ओवर dx हो जाएगा sec x tan x। 11वां देखो, y इज इक्वल टू cosec x, देखो c आ गया यानी माइनस आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। देखो साइन एक्स हो गया, कॉस, देखो जितने भी सी वाले टर्म है उसके डिफरेंशिएशन जब कर रहे हो तो निगेटिव आ रहा है। देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। अच्छा एक चीज और, ये कितना हो गया, 12वां देखो, y इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज हम लिखें, अगर a टू द पावर x, जहां पे a एक कांस्टेंट है, अगर हम ये लिखें तो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल y इज इक्वल टू a, सिर्फ अगर a लिखा हुआ है तो वो है कांस्टेंट, लेकिन जब a टू द पावर x लिख दिया और x तो वेरिएबल है ना, तो अब जो a टू द पावर x की वैल्यू वेरिएबल नहीं हो गई, वो सोचो पहले, कांस्टेंट थोड़ी थी। अगर हम फिक्स कर दें कि, समझ में आया जो हम कहना चाह रहे हैं, a टू द पावर x वेरिएबल है जबकि y इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, समझ में आ गया, तो जीरो आएगा। लेकिन a टू द पावर x जीरो नहीं है, a टू द पावर x का फॉर्मूला है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x और log a, और log हमने सीधा लिखा हुआ है तो मतलब e रहेगा फिर।
याद हो गए सारे? याद हो गए। सारे हो गए याद? क्या ऐसे थोड़ी पूछेंगे, अभी हम यूज कर लेंगे। पहले ये बताओ, ये सारी तुम्हारी कॉपी के अंदर आ गया? आ गया? आ जाओ जरा, चले देखो। अब जैसे सुनना, अब कुछ इस तरीके के हों, सुनो। अब सुनो जरा, देखो 12 हो गए थे। अगला देखो, देखो अब अगर हम एक चीज करते हैं, देखो तुमने ये पढ़ लिया कि भाई जो वेरिएबल्स होते हैं जब आपस में रिलेट होते हैं तो उससे फंक्शन बनता है, ये चीज हमने सारी पढ़ ली। अच्छा, अब अगर क्या हो कि वेरिएबल्स आपस में ऐड होने लगे, एग्जांपल दें, मतलब देखो ये अब हम पढ़ने लगे हैं एक तरीके से कैलकुलेशन, मतलब जोड़ घटाना पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ेंगे। देखो कैसे, देखो सुनो, अगर हम ऐसे लिखें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स और प्लस लॉग ई टू दी पावर x। अब सुनना, ये भी एक फंक्शन है, मानते हो भाई? x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं तो मतलब फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन में हो क्या रहा है, वेरिएबल्स आपस में एडिशन में है। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल था, वो एडिशन में 2x के है साइन एक्स। अब अगर हम तुमसे बोलते हैं कि हमें बताओ dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना, तो पता कैसे बताओगे? कुछ भी नहीं करना, सबको अलग अलग करते जाओ। देखो एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, यानी x टू द पावर n, nx माइनस 1 से निकाला तुमने, 2x आएगा। अगर हम 2x को करें तो 2 आएगा, ठीक है। x की पावर 1 आएगी, फिर 1 इधर आ जाएगा, फिर x 0 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, आंसर लिखो cos x, और log e x का डिफरेंशिएशन, इसके लिए dy ओवर dx निकल आया। अगला देखो, अगर हम तुमसे कहें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका निकाल के दिखाओ मैं, तो निकाल लोगे dy ओवर dx इसका? समझ में आ गया? ये 2 आगे आएगा, x और 2 माइनस 1 यानी 1 और प्लस 4, x के लिए तो 1 हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, 4 ऐसे रहेगा और इंटू 1 ऐसे आएगा, x माइनस 1 माइनस 1 तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, देखिए 4, ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन निकाला। अच्छा, यहीं पे अगर हम कहते हैं, देखो सब्सट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, अगर हम तुमसे कहते हैं कि हमें बताओ एक्स क्यूब प्लस 3x एक्स माइनस, लिख लो, माइनस से भी कोई लेना देना नहीं, 3x स्क्वायर माइनस सेक एक्स, इसका बताओ। तो कुछ नहीं करना है, सब टर्म का अलग अलग करना है। क्लियर? अगर हम तुमसे पूछे इसका हमें dy ओवर dx बताओ क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2 इधर आएगा, 3 को टच नहीं करेंगे, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और x, मानते हो? और माइनस सेक एक्स का क्या होता है? क्लियर? देखो हमने प्लस माइनस का माइनस ही है, माइनस का माइनस ही, और जो टर्म थे उनको डिफरेंशिएट करते चले गए हम। नोट करो, एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया वेरिएबल्स के बीच में। अब बचा क्या? कहाँ हो गया मल्टीप्लीकेशन? बताइए मल्टीप्लीकेशन कहाँ हुआ? मल्टीप्लीकेशन पता कैसे होगा? जैसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब हमें बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल था और साइन एक्स भी एक वेरिएबल था, दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसका कैसे निकालेंगे अभी हम ये सीखने वाले हैं। चले, पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? ये लो जरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमें निकाल के दिखाओ dy ओवर dx क्या होगा?
2x plus 2 plus 3. 2x plus 5. 2x plus 2. फिर प्लस 3 कहाँ में लिख दिया? अरे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा ना। 2x plus 2. हो गया, चले। हो गया, ये वाला 0 हो जाएगा ना भाई। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा, इन दोनों के लिए आएगा 2x plus 2। क्लियर? अब चले, ये तुमने एडिशन जब वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे हो तब कैसे डिफरेंशिएशन होता है, या वेरिएबल्स आपस में घट रहे हो निगेटिव तब क्या। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहे हो तब, मल्टीप्लाई मतलब देखो जैसे हम लिखे y इज इक्वल्स टू, सुनो सुनो, हम लिख दे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो ये एक अलग वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इसको कहते, अब इसके लिए हम तुमसे कहते हैं हमें बताओ dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या, इसमें कैसे निकालोगे? निकाले, चले। देखो इसके लिए एक मेथड है, वो मेथड है यूबी मेथड। युवराज सिंह, यूवी मेथड पढ़े? देखो अच्छा, इसको हम करें, इसको बोल देते हैं यू, इसको बोल देते हैं वी, या तुम्हारा मन है तुम इसको भी बोलो चाहे इसको यू बोलो, ठीक है, कुछ भी वो करो। अच्छा, यूवी मेथड पता क्या कहता है? यूवी मेथड कहता है कि सबसे पहले यू को कांस्टेंट मानो और वी को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस वी को कांस्टेंट मानो और यू को डिफरेंशिएट कर करें। इसको करें, ये यू था ये बी है, हमने मान लिया। पहले यू को कांस्टेंट माने मतलब यू बाहर निकाल लो, यू को अभी कुछ नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, और इसकी ऐसी तैसी करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? क्लियर? और प्लस अब यू बहुत तो चल रहा था, अब हमने क्या करा, बी को बाहर निकाला और अब इसे पेल दिया, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? ये नहीं समझ में आया? रुको एक और एग्जांपल लेते हैं। बाई यही, अरे देखो इनमें से कोई टर्म, देखो एक दो टर्म मल्टीप्लाई में ना, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, एक को हमने ले लिया यू, या तुम किसको भी ले लो, इसको यू ले लो चाहे इसको भी ले लो, हमने यू भी ले लिया। करना क्या है कि पहली बार में एक को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, इसको वो डिफरेंशिएट कर दिया। देखो जब इसको बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, इसको टच भी नहीं करा तुमने, और डिफरेंशिएट किसको कर दिया? साइन एक्स को, कॉस एक्स हो गया। प्लस एक बार क्या करो, बी को बाहर निकालो, बी को तुमने क्या लिया था, ये लिया था ना, साइन एक्स बाहर निकाला और डिफरेंशिएट कर दो यू को 2x। अब आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन दे मल्टीप्लाई का, अब दिमाग दही हुआ। देखो क्वेश्चन देखो मल्टीप्लाई वाले मेथड पे, ये पहले समझ में आ गया कि अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो अगर उनका dy ओवर dx निकालना है हमें उस टाइम पे, तो क्या करना है, पहले एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर हो गया? अच्छा लिखो, अगर हम बोल दे तुमसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और हम बोल दें cosec x, इसको यू मानो, इसको बी मानो, टू एक्स। क्लियर हो गया? मतलब पहले यू को, कहाँ माइनस आएगा भाई? एक चीज देखो ना, u और ये b माना हमने, पहले u को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी एक्स स्क्वायर निकालो और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और फिर क्या करना है, प्लस, अच्छा हाँ कॉसेक मतलब कॉट एक्स, और उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसको कांस्टेंट मानो, यानी इसको लिखो कॉसेक एक्स और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्लियर? यही आंसर आया? चले आ जाओ जरा, लो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा।
ये करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है आया था जब बात करने जाती है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। थोड़ी सी बुद्धि यूज करो ट्रिग्नोमेट्री की। पगलों, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cos x ये u ये b हो जाएगा। और तुम कहां से 0 0 कर रहे हो? की वैल्यू बना के हम ये बैठिए या x cos x plus sin। अब तो आ ही जाएगा यार। अब तुम्हें क्या है, अब तो u भी मेथड लगाना है ना। एक बार u को इसको कांस्टेंट करके इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको कांस्टेंट करके इसको, भाई 1 अपॉन साइन एक्स cos x होगा ना। सॉल्व हुआ ये? नहीं हुआ। देखो भाई एक्स साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स था, तुम्हें मालूम है ना साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। मतलब क्या है कि 1 अपॉन साइन एक्स अगर कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक एक्स। यही तो होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्लियर? ये दोनों वेरिएबल है, इसको u लिया, इसको v लिया, एक बार x को कांस्टेंट करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यानी माइनस कोसेक x कॉट x। और दूसरे टाइम पे क्या किया? इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि कोसेक x। यही आ रहा है आंसर किसी का? हाँ ये आ रहा है। कैसे बनना लिखे तो ना लिखो, बंद का क्या मतलब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुको 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 रुको। ये लो, ये लो अगला। ये आ गई बड़ा ये पूरा अरे यार सीरियस रहो। कितने दूर है? अब सुनो, करना क्या है, पहले b को कांस्टेंट मान लो, यानी 4x स्क्वायर हमने टच भी नहीं किया, इसको छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? इसको डिफरेंशिएट करो जरा x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर हो जाएगा और 2x क्या हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? और प्लस अब क्या करो, इसको ऐसा का ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये टर्म ऐसा का ऐसे ही रखो, इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा 8x। हो गया? यही आ रहा है, कुछ नहीं किया। यूबी मेथड, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले वाले को डिफरेंशिएट। किसमें? पहले हमने क्या किया, इसको छोड़ा तो कौन, सुनो, इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका तुम सीख चुके हो कि कैसे होता है, कि प्लस से मतलब नहीं है, ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया? हो जाएगा, तरीका पता लग गया? अच्छा रुको, अब सुनो, बैठो जरा। क्या क्या सीख गए? सबसे पहले वो फॉर्मूले, उसके बाद एडिशन हो तो कैसे खेलें, मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे खेलें, और सब्सट्रैक्शन हो तो कैसे खेलें। अब सुनना, वैसे एक चीज और है कि ये जो चीज है वो डिवाइड का है, ये खेल था डिवाइड का। सुनना, ये जो क्वेश्चन तुमने अभी मल्टीप्लाई में सॉल्व कर दिया, ये खेल किसका था? मतलब ये ऐसा था कि जब दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड में हो, है नहीं, u अपॉन बी। ठीक है, लेकिन घर के लोगों ने चालाकी की थी, घर के लोगों ने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया था ये करके, है और यूवी में। लेकिन सुनो, अब डिवाइड वाला सुनो, अगर कोई दो वेरिएबल आपस में डिवीजन में हो, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, तो कैसे करते हैं? u अपॉन बी, ये दोनों ही b लग रहे हैं, चले करें। इसका फॉर्मूला लिखें जैसे u b का लिखा था। देखो
इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले एक बड़ा सा चिन्ह लगाओ, ठीक है, उसके नीचे लिखो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब जो टर्म नीचे है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो, पहले ट्रिक सीख लो, मतलब कैसे फार्मूला डिजाइन करना है तुम्हें। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब u अपॉन बी, ठीक है। चाहे इसको भी ले लो चाहे इसको ले, उससे मतलब नहीं है। जो नीचे लोगे मतलब जैसे b अगर लिया है तो नीचे तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर रहेगा। फिर क्या करो पता है, b को निकालो बाहर और इसको डिफरेंशिएट कर दो du अपॉन dx, और माइनस, इस बार माइनस, ठीक है, u को निकालो बाहर और 50 को डिफरेंशिएट कर दो। ये था डिवाइड का, माइनस चिन्ह आएगा। क्लियर? बैठ जाओ ना, खड़े क्यों? बोल दे कुछ, क्या कुछ बोल दे। बोल दो? कहानी बोल दे। रिकॉर्डिंग माइक हो रहा ना लगा, मेरी आवाज जाएगी तुम्हारी कट हो जाएगी। आज तो कैसा लगा? ज्यादा तो दही नहीं हुआ, ज्यादा दही नहीं हुआ ना? आ जाओ। हैं क्या क्वेश्चन इसके बनने, इसके क्वेश्चन को तुम पता मल्टीप्लाई से हैंडल कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है ना कहीं ना कहीं। जब हम तुम्हें ऐसे लिख के दे देंगे, सुनो, जब हम तुम्हें ऐसे लिख के देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे दे देंगे, तभी तुम्हें अब तो यूज करना ही पड़ेगा। ये हो गया ना? ये क्वेश्चन लिखो, इसे डिवाइड से करके लाना है कल। हाँ तो इसको लिखो, तो इसको मानो u, इसको मानो v, और फिर ये मेथड अप्लाई कर दो। लिख लिया? चलो आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ ये।